हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम केमिस्ट्री। आज हम लोग लेकर के आए हैं आपके लिए एक और प्लेलिस्ट केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नए चैप्टर का टॉपिक केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। इसको भी ठीक उसी तरीके से समझेंगे जैसे कि हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स को समझा था। ठीक है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो चैप्टर की कुछ पॉइंट्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट चीजें लिख लेते हैं जिनका बहुत ज्यादा यूज होता है। सबसे पहले कुछ कन्वर्जन आते हैं, वो मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ आपको। 1 ATM इज इक्वल टू हमारे पास होता है 1.0325 बार। ये रिलेशन है, आप याद करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। 1 ATM इज इक्वल टू, आप एटीएम को पास्कल में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कि आपका हो जाएगा 1.01325 इंटू 10⁵, यानी कि आप ये लिख सकते हैं 101,325 पास्कल्स। ठीक है, इसके बाद एक रिलेशन आपके पास आता है 1 mmHg इज इक्वल टू होता है 1 टॉर, है ना। फिर आपने एक रिलेशन ये पढ़ा होगा 760 mmHg, ये हमारा 1 ATM के इक्वल होता है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 760 टॉर इज इक्वल टू 1 ATM। ठीक है, तो इतनी चीजें तो मैंने आपको प्रेशर के हिसाब से बताई हैं। अब देखते हैं आगे कुछ और भी फॉर्मूले, या फिर मैं यहीं पर डिस्कस कर देता हूँ। आपको कन्वर्जन अगर करना हो 1 कैलोरी, सो 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.184 जूल्स। अच्छा, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 बार लीटर इज इक्वल टू होता है 100 जूल्स, और 1 ATM लीटर इज इक्वल टू 101.3 जूल्स। इसकी आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है ना, तो इसको मैं एक बॉक्स में मेंशन कर देता हूँ। सभी याद रखेंगे ज्यादा बेटर है, नहीं तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं उनको आप जरूर याद रखिए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो गैस कांस्टेंट होता है आर की वैल्यूज, है ना। आर की क्या क्या वैल्यूज हमारे पास होती है? एक वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अब कैसे आपको पता लगेगा कब हमें कौन सी वैल्यू का यूज कर रहे हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन में कौन सी यूनिट पूछी जाती है। ठीक है, 0.08314 बार लीटर पर केल्विन पर मोल। ठीक है, फिलहाल आप इन दो यूनिट्स को याद रखेंगे। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बी इज इक्वल टू यूनिट हमारे पास होती है, वैल्यू इसकी होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ठीक है, इसी तरीके से। ओके, तो इतना आपका हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारे पास वंडर वाली इक्वेशन होती है, वंडर वॉल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास होती है P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ये तो मैंने अभी बेसिक आपको चीजें बताई जो आपको शायद पता भी होगा पहले से, तो मैंने एक बार और रिवाइज आपको करा दिया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। अच्छा, उसके बाद एक मिनट के कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है हमारे पास। देखिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा मैंने इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो किन प्रॉपर्टीज को आप इंटेंसिव बोलेंगे? तो ऐसी प्रॉपर्टी जो इंडिपेंडेंट होती है ना, लिखेंगे आप इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ मैटर। ठीक है, किसी भी मैटर की अमाउंट पर अगर कोई प्रॉपर्टीज डिपेंड नहीं करती हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि इन लिखा है, इंटरनल का इन। देखिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, ये देखिए इंटेंसिव का इन और इंडिपेंडेंट का इन, आप ऐसे याद रख सकते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट होती है, ये तो हम लोग ने देख लिया बाय डेफिनेशन, बट इसके क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं उसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा टेम्परेचर। अब टेम्परेचर एक इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी, कैसे हम कह सकते हैं? मान लीजिए आपने 1 लीटर वाटर लिया, 1 लीटर ऑफ H2O, तो उसका जो टेम्परेचर होगा, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? टेम्परेचर 273, 373 केल्विन ना, या 100 डिग्री सेल्सियस पे लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझने वाले मैटर है, आपको समझ में आना चाहिए ना। तो अगर हम मान लीजिए 1 लीटर वाटर लेते हैं, तब भी इसका जो टेम्परेचर है कितना, कितने पर बॉयल होना स्टार्ट होगा? ये 100 डिग्री सेल्सियस पर। मान लीजिए हम 2 लीटर वाटर लेते हैं, तब भी इसकी वैल्यू कितने आ रही है? 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉयल होना स्टार्ट होगा।
तो यहाँ आप देखेंगे मैंने क्वांटिटी को बढ़ाया है ना, क्वांटिटी को आपने बढ़ाया लेकिन फिर भी जो टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो चेंज नहीं होता है। तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं तो ये बल्क में डिपेंड, जो डिपेंड नहीं करती नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से पहला एग्जाम्पल आपका हो गया टेम्परेचर। आगे इस तरीके से और भी एग्जाम्पल्स हम लोग लिस्ट कर लेते हैं। कुछ थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स है, प्रेशर की बात कर लेते हैं, प्रेशर, ठीक है। कंसंट्रेशन, और इसके बाद ई नॉट, आपने अगर पढ़ा हो ई नॉट सेल वगैरह, है ना। इसके बाद हम गैस कांस्टेंट देख लेते हैं, आर, गैस कांस्टेंट, और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह वगैरह, डेंसिटी हो गया, और सरफेस टेंशन। तो ये जितनी मैंने प्रॉपर्टी लिखी है, ये सभी की सभी प्रॉपर्टी जो है किसी भी मैटर के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती हैं, इसलिए इनको इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ लिखेंगे आप हेडिंग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आप देखिए ऐसी प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है ना, आप लिख सकते हैं यहाँ पे डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर, किसी भी मैटर की अमाउंट पर डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टीज क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एग्जांपल के लिए लिखेंगे वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम का मतलब क्या है, वॉल्यूम आपका नंबर ऑफ पार्टिकल से बनेगी, जितने आप पार्टिकल्स लेके आएंगे उतनी आपकी वॉल्यूम हो जाएगी, ठीक है। मास की हम बात करें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने ज्यादा होंगे उतना ही मास बढ़ेगा, मास पर डिपेंड हो रहा है। लेंथ देखिए, है ना, लेंथ भी डिपेंड कर रही है। ई सेल की अगर हम बात करें, ई सेल, एनर्जी की बात करें, ठीक है, या एंथैल्पी की बात करें, और एंट्रोपी की बात करें, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी की बात करें, गिब्स एनर्जी। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, या हीट कैपेसिटी की बात करें, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो हम लोगों ने सीखे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, वो प्रॉपर्टी जो किसी भी मैटर की अमाउंट यानी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, ठीक है। अब देखिए, अच्छा हाँ, एक चीज और इसमें हम आगे देख सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी सब्सटेंस की अमाउंट को फिक्स हमने कर दिया है, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी जो है, वो वाली आपकी प्रॉपर्टी क्या बोली जाएंगी, देखिए जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, देखिए। तो एक रिलेशन हमारे पास बनता है, जैसे अगर हम यहाँ लिखेंगे रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या होता है हमारा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इंटेंसिव। कैसे बनेगा देखिए, जैसे आपने ये पढ़ा हुआ फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, है ना। और पिछली स्लाइड में हम लोगों ने देखी डेंसिटी को कहां पर लिखा है, डेंसिटी हमने लिखा है इंटेंसिव प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो ये कैसे बनाया गया है देखिए, आप अगर ध्यान से देखें, डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास ये वाली क्वांटिटी कैसी है आपकी, एक्सटेंसिव है, ये वाली क्वांटिटी भी एक्सटेंसिव है। तो जब दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को आप डिवाइड करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिलेगी, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हुई, इसी तरीके से आप और भी एग्जाम्पल्स को समझ सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा टॉपिक है स्टेट फंक्शंस, स्टेट फंक्शंस, ठीक है। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है, ऐसी ऐसे फंक्शंस या ऐसी वैल्यूज जो डिपेंड करें, डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल, ऐसी क्वांटिटी या फिर ऐसी वैल्यू जो सिर्फ इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करे, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं स्टेट फंक्शंस बोला जाता है, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हुआ। इसके बाद देखिए, अच्छा हाँ, और कुछ और प्रॉपर्टीज भी होती हैं, आप किसको बोलेंगे स्टेट फंक्शन आप, तो जो वेरिएबल्स अगर आप एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल है ना, एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स, यानी कि यूलर्स रेसिप्रोकल रूल को फॉलो करना चाहिए,
ठीक है। और उनका साइक्लिक इंटीग्रल जो है, साइक्लिक इंटीग्रल ये हमारा जीरो के इक्वल होना चाहिए। साइक्लिक इंटीग्रल का मतलब है इस तरीके से, ऐसे हम लिखते हैं ना, dz है ना। और यूलर्स रेसिप्रोकल रूल आपका ये होगा कि अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं ना, आपने देखा होगा इस रूल को, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बता सकते हैं। ठीक, यानी कि आप ऐसा मान लीजिए यूलर्स रेसिप्रोकल रूल, जैसे मान लीजिए z कोई फंक्शन है x y का, ठीक है। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, एक मिनट रुकिए, अगर हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट, ठीक है, और एक बार हम लोग डिफरेंशिएट करें इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट, तो इन दोनों का जो रिजल्ट है वो आपका क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो यही हमारा क्या होता है, यूलर्स रेसिप्रोकल रूल होता है। ठीक है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल हमारे पास होता है। अब देखिए, हाँ, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो स्टेट फंक्शंस होती हैं, एग्जाम्पल के लिए देखिए, लगभग जितने भी आपके जो भी वैल्यूज कैपिटल लेटर्स में लिखी जाती है वो लगभग, जैसे कि इंटरनल एनर्जी हो गई, ये एंथैल्पी हो गई, गिब्स फ्री एनर्जी हो गई, ठीक है, एंट्रोपी हो गई, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, है ना। और इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है पाथ फंक्शंस। तो पाथ फंक्शंस का मतलब क्या, ऐसी वैल्यू जो डिपेंड करती है ऑन द पाथ। पाथ का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई एक पॉइंट है और कोई एक पॉइंट बी है, तो इस पॉइंट से यहाँ पॉइंट तक पहुंचने के दौरान बीच में उस रिएक्शन ने या उस कन्वर्जन ने क्या पाथ फॉलो किया है, उस पर डिपेंड करेंगी वैल्यूज, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें डब्ल्यू, वर्क डन, हीट, ठीक है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना। तो ये कुछ हमारे पाथ फंक्शंस होते हैं जो डिपेंड करते हैं पूरे पाथ पर, है ना। इनको इनिशियल और फाइनल से कोई मतलब नहीं होता है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है आपके पास थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक स्क्वायर, है ना। ये थर्मोडायनेमिक स्क्वायर प्रॉपर्टी हमारी किसकी है, सभी की सभी ऑल स्टेट फंक्शंस की, ऑल स्टेट फंक्शंस, ठीक है। अब इनको आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, मैंने इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो दो वीडियोस देख लीजिए, आपके ट्रिक यहाँ से बिल्कुल कंबाइन हो जाएंगे। ये जो मैं वीडियो की बात कर रहा हूँ मैक्सवेल स्क्वायर करके मैंने अपने चैनल पर प्रोवाइड की हुई है, इन वीडियोस को आप जरूर देखिए, बहुत छोटी छोटी वीडियोस है, यहाँ से आपका मैक्सवेल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए, और अगर इसमें कोई डाउट रहता है आपको तो जरूर आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास रिलेशन आता है, जो कुछ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज तो हमने कर ली है, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ हेडिंग आपकी आएगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट। पहली इक्वेशन क्या बोलती है, इसको हम लोग नाम देते हैं इंटरनल प्रेशर। इंटरनल प्रेशर रिप्रेजेंट करते हैं इसके पाई सफिक्स में टी के साथ, है ना। तो ये चीज होती क्या है, इज इक्वल टू आप लिखेंगे डेवर यू अपॉन डेवर वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू टी डेवर पी अपॉन डेवर टी कांस्टेंट v माइनस p। ये हमारे पास रिलेशन होता है, इसको आप याद रखिए, ज्यादा बेटर रहेगा, काफी क्वेश्चंस में इसको डायरेक्टली पूछा जाता है। ये सभी के सभी गैसेस पर अप्लाई होती है, आप लिख सकते हैं टू ऑल गैसेस। ऑल गैसेस का मतलब है अगर वो आपकी रियल गैस हो या फिर आइडियल गैस हो। इसके बाद हमारे पास आती है सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या बनती है, ये हमारे पास आती है, ये भी सभी गैसेस के लिए एप्लीकेबल, डेवर एच अपॉन डेवर पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू माइनस टी डेवर वी अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट पी प्लस वी, है ना। ये आपके पास दूसरी इक्वेशन होती है, ठीक है। और इसमें एक जनरल स्टेटमेंट ये रहता है कि अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, आप लिखेंगे यहाँ पर एक फॉर्मूला टाइप लिख सकते हैं या फिर आप एक रिजल्ट लिख सकते हैं, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ठीक है, देन नो चेंज विल ऑब्जर्व इन वैल्यू ऑफ यू एंड एच ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। जब हम आइडियल गैस के लिए स्टडी करेंगे और वहां पर अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है तो इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी पर कोई भी फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या मतलब इस बात का,
अगर हम डेवर यू अपॉन डेवर बी एट कांस्टेंट टी पर फाइंड आउट करेंगे आप, तो ये आएगा ये सभी के सभी वैल्यूज पहले मैं लिख देता हूँ, डेवर एच अपॉन डेवर पी एट कांस्टेंट टी, है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, कंडीशन ये है, इज इक्वल टू डेवर यू अपॉन डेवर पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू डेवर एच अपॉन डेवर यू एट कांस्टेंट टी। तो इन सभी की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, 0 आएगी। इसको आपको कैलकुलेट करने की कोई भी नीड नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट आपको अप्लाई करना है अगर आपसे क्वेश्चंस में पूछा जाता है तो। ठीक, इतना समझ में आया होगा आई होप आपको यहाँ तक। अब इसके बाद हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो हमारे पास क्या रहेंगी, कुछ इक्वेशंस रहेंगी, या फिर आप प्रोसेस को सीखेंगे इसके बाद, है ना, क्या क्या प्रोसेस होती है हमारे पास। ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास आएगा यहाँ पर जो प्रोसेस है, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हेडिंग प्रोसेस। प्रोसेस को दूसरे नाम से आप लिख सकते हैं, कोई भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो किस किस टाइप की प्रोसेस, जैसे मान लीजिए ए स्टेप से हम लोग बी स्टेप की तरफ जा रहे हैं, तो क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, कंडीशन क्या क्या बन सकती है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब क्या है, जब हमारे पास टेम्परेचर जो है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो, या फिर डेल्टा टी इक्वल टू जीरो, है ना, ये कंडीशन रहेगी। सेकंड आपका बनता है आइसोबारिक। आइसोबारिक का मतलब क्या है, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो उसको आप ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डीपी इज इक्वल टू जीरो, या फिर डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो। और नेक्स्ट हमारे पास रहेगा आइसोकोरिक। आइसोकोरिक का मतलब है यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी, यानी कि dv इज इक्वल टू जीरो, या फिर डेल्टा v इज इक्वल टू जीरो। और इसके बाद हमारे पास है एडियाबेटिक। एडियाबेटिक चेंजेस वो होते हैं अगर यहाँ पर q इक्वल टू जीरो है, यानी कोई भी चेंज ना हो हीट में, ठीक है। तो शुरू की तीन वैल्यूज को अगर हम देखें ध्यान से, ये हमारी तीन वैल्यूज क्या क्या रिप्रेजेंट करती हैं, यहाँ पर टेम्परेचर है, यहाँ पर प्रेशर है, यहाँ पर वॉल्यूम है, ये तीनों ही वैल्यूज आपकी स्टेट फंक्शंस हैं, स्टेट फंक्शंस, ठीक है। इसके बाद देखते हैं टॉपिक, कुछ दो चीजें हम लोग को और सीखनी है, सिस्टम। दो चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है थर्मोडायनेमिक्स में। सबसे पहली चीज है सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या है, जो भी चीज अंडर ऑब्जर्वेशन है, यानी कि जिस चीज की हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो हमारा क्या होता है, सिस्टम होता है। और दूसरी चीज होती है सराउंडिंग्स, यानी कि हम लोग देखिए जिस चीज की भी स्टडी करेंगे उसके आउटसाइड भी तो कुछ ना कुछ प्रेजेंट होगा, तो उस आउटसाइड की जो वैल्यू है उस, या उसको जो टर्म हम लोग देते हैं वो क्या बोलते हैं, सराउंडिंग्स बोलते हैं। लिखेंगे रेस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। ये एक काम कीजिए, आप इसको ऐसा मत लिखिए, इसको आप लिखिए अदर देन सिस्टम, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, अदर देन सिस्टम। सिस्टम को छोड़ के, ठीक है, जो भी चीज बच गई उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सराउंडिंग्स बोलेंगे। अब सिस्टम किस किस तरीके के हो सकते हैं, सिस्टम हमारे तीन टाइप के सिस्टम होते हैं। सबसे पहला सिस्टम होता है ओपन, फिर सेकंड हमारे पास है क्लोज्ड, और फिर हमारे पास है आइसोलेटेड, है ना। किस सिस्टम को ओपन सिस्टम बोला जाएगा, ऐसा सिस्टम जहां पर मास और एनर्जी इन दोनों का एक्सचेंज हो सके, है ना। ऐसा सिस्टम जिसमें मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो सके। कैसे समझेंगे इस चीज को, मान लीजिए हम कप, चाय तो हम लोग पीते ही है, तो कप ऑफ टी मान लीजिए, ये हमारे पास क्या है, टी, ठीक है। तो टाइम के साथ साथ क्या है, इसके जो टी के वेपर्स हैं ये इवेपोरेट होंगे, तो ये देखिए मास का एक्सचेंज हो रहा है, प्लस जो हीट है इसकी वॉल्स जो होंगी वहां से हीट का भी एक्सचेंज होगा, हीट का मतलब एनर्जी का एक्सचेंज होगा। तो यहाँ से देखिए दोनों चीजों का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। बात करते हैं क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब क्या है, मान लीजिए इसी एग्जांपल की अगर हम बात करें, इसके ऊपर अगर हम लिड कवर कर दें, लिड कवर यानी कि ऊपर से ढक दें, अगर इसको हम, अगर आप ढक देंगे तो मास का ट्रांसफर जो है, यानी कि मास का ट्रांसफर रुक जाएगा। तो किस चीज का ट्रांसफर होगा, फिर एनर्जी का ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो क्लोज सिस्टम आप उनको बोलते हैं जिसमें सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है, मास ट्रांसफर नहीं होता है। इसके बाद बात करते हैं आइसोलेटेड की। आइसोलेटेड का मतलब है जो टी आपने कप में रखी हुई थी, अगर हम उसी चीज को थर्मस फ्लास्क में ले लें, थर्मस फ्लास्क, तो यहाँ पर क्या होगा, इस केस में ना तो मास कहीं ट्रांसफर होगा और ना ही कहीं एनर्जी ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जहां पर मैटर, या कहें तो मास और एनर्जी का, किसी की चीज का भी कोई ट्रांसफर ना हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक। इसके बाद देखिए हमारे पास आती है एक जीरोथ लॉ।
जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मान लीजिए एक हमारे पास कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम में, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब कि यहाँ पर अगर टेम्परेचर जो भी है उसके साथ अगर टेम्परेचर है ना, सेम टेम्परेचर अगर है, और वही टेम्परेचर अगर बी का सी के साथ है, कहने का मतलब है मान लीजिए एक कुछ टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि ए ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हॉट है, इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर हॉट, और बी जो है उसकी कंपैरिजन थोड़ा थोड़ा सा कोल्ड है। हॉट का मतलब मान लीजिए इसकी 30 डिग्री सेल्सियस और ये मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस है। तो जब हम इन दोनों ऑब्जेक्ट को साथ में कंबाइन करके रखेंगे, मान लीजिए ये दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, बीच में कुछ सेपरेशन लगा हुआ है इनके बीच में, ये ए है और ये बी है, तो इन दोनों के बीच में ट्रांसफर होता रहेगा। हीट एनर्जी कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होती है, हमेशा हाई टू लो, यानी कि ए से बी की तरफ ट्रांसफर होगी, और ये ट्रांसफर तब तक होता रहेगा जब तक कि इनके बीच में कोई भी इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं हो जाता है। ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद ऐसा हो जाएगा, दोनों का ट्रांसफर हो जाएगा, 25-25 पर दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। सेम केस आपका हो सकता है बी और सी के साथ, मान लीजिए बी आपका 20 डिग्री पर है, सी आपका 10 डिग्री सेल्सियस पर है। तो अगर हम बी और सी को साथ में लेके आएंगे, बीच में कोई वॉल्स लगी हुई है, तो यहाँ पर भी टेम्परेचर का हीट का ट्रांसफर होगा बी से सी की तरफ। ठीक है, तो ये भी जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो फिर ट्रांसफर होना रुक जाएगा। तो वही चीज बोली गई जीरोथ लॉ का मतलब क्या, अगर कोई एक सिस्टम सिस्टम बी के साथ इक्विलिब्रियम में है और सिस्टम बी सिस्टम सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो हम इनका रिजल्ट ये बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट सिस्टम है यानी कि ए जो है, ये भी सी के साथ इक्विलिब्रियम में होगा ही होगा। ये हमारा जीरोथ लॉ। ठीक है, स्टेटमेंट चाहे तो आप लिख सकते हैं, if body A is in equilibrium with body B, if body B is in equilibrium with C, then system A will also be in equilibrium with C. ठीक है, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं, अगर हम तीनों सिस्टम को साथ में रख दें, if system A and C are put in contact each other, then exchange of heat takes place. ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट लॉ आता है, उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो पहला लॉ क्या बोलता है, इसको हम लोग इससे रिलेट कर सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, किसका कंजर्वेशन होगा यहाँ पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है 11th-12th में, एनर्जी का कंजर्वेशन होता है। ठीक है, तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी, आप इसको लिख सकते हैं द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, नेक्स्ट या इस तरीके से आप बना सकते हैं ना, तो लिखेंगे क्या, डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी का मतलब कि यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसके इक्वल होगा, क्यू प्लस डब्ल्यू के। अब यहाँ पर क्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है हीट को, और डब्ल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्क डन को। ठीक है, और ये जो हमने डेल्टा यू लिखा, ये किसके लिए, सिस्टम के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। ठीक है, Q प्लस डब्ल्यू यहाँ पर मैंने लिखा, ये प्लस और माइनस जो भी साइन होते हैं Q के, चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कि हीट एब्जॉर्ब की जा रही, हीट सिस्टम को दी जा रही है या वहां से हीट को लिया जा रहा है। क्लियर है इतना। ठीक है, और जो W की वैल्यू होती है, W किस पर डिपेंड करता है, W का फॉर्मूला आपके पास होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ठीक है, बाहर से जो भी प्रेशर अप्लाई किया जाएगा और जो वॉल्यूम में चेंज होगा, इनका मल्टीप्लाई हमारा क्या बनता है, वर्क डन बनता है। ठीक है, तो अगर हम मान लीजिए कांस्टेंट वॉल्यूम रख दें, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो dv किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। तो जो वर्क डन है उस सिस्टम पर वो जीरो के इक्वल होगा, तो हम उस केस में ये बोल सकते हैं जो भी इंटरनल एनर्जी का चेंज आएगा वो किसके इक्वल आएगा, हीट सप्लाई टू द सिस्टम, या तो सिस्टम को हीट दी जाए या सिस्टम से हीट ली जाए। पहली कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन आप देख सकते हैं, अगर हम एडियाबेटिकली काम कर रहे हैं, इफ वर्क हमारे पास एडियाबेटिकली किया जाए, एडियाबेटिकली में क्या होता है, अभी हमने पीछे देखा था, जब Q अगर जीरो हो जाए तो उसको हम लोग एडियाबेटिक बोलते हैं। उस केस में आप देखेंगे डेल्टा यू ऑफ सिस्टम है ना, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, सिर्फ डब्ल्यू के इक्वल आएगा। तो एडियाबेटिक के केस में जो भी वर्क डन सिस्टम से सिस्टम पर किया जाए या सिस्टम किसी पर करता है, तो वही इंटरनल एनर्जी के डायरेक्ट इक्वल हो जाता है। ठीक है, इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, जैसे मैं आगे लिख दूं, फॉर साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है,
साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट ए है, ठीक है, ये इससे मैं कहीं भी जाता हूँ और मान लीजिए फिर दोबारा इसी पॉइंट पर आ जाता हूँ। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, अगर हम इनिशियली किसी पॉइंट से चलना ट्रेवल कर रहे हैं और फाइनल में भी उसी पॉइंट पर जा रहे हैं, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। अब हम लोग ने पीछे देखा था कि जितनी भी साइक्लिक प्रोसेस होती है उनके लिए जो कर्ल होता है, यानी कि डेल्टा यू की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि इंटरनल फाइनल पर डिपेंड करता है। इंटरनल फाइनल की ही बात यहाँ पर होती है, तो डेल्टा यू जीरो के इक्वल हो जाएगा, यानी कि क्यू प्लस डब्ल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से एक कंडीशन हमें मिलेगी, जो क्यू है, दैट क्यू मस्ट बी, क्यू यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस डब्ल्यू के, ठीक है। माइनस डब्ल्यू का मतलब क्या है, यहाँ से ये स्टेटमेंट आप बोल सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, ठीक है। यानी कि किसी सिस्टम ने कितनी हीट एब्जॉर्ब की है, वो इक्वल होगा कि कितना वर्क डन सिस्टम पर किया गया है, ठीक है। इतनी चीजें यहाँ पर आई होप आपको क्लियर हुई होंगी, है ना। तो जैसा भी आपको समझ में आया हो, और कोई भी अगर आपके डाउट रहेगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड स्टडीज।